फॉर्मूले अलग अलग है। और एनर्जी किसके इक्वल होती है? आवाज आई किसी की? नहीं आई। एनर्जी किसके इक्वल होती है? वाह, एनर्जी फोर्स के इक्वल होती है। एनर्जी इक्वल होती है हीट भी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ना, तो इक्वल कैसे हुई? एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन के। जितना खाओगे उतना ही तो काम करोगे, एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम कहां से करोगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कभी भी आप मेजरमेंट करते हो तो वहां पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स नेसेसरी होती हैं, ठीक है? तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी क्या है? देखो कि जो भी रिलायबल डिजिट्स होंगी आपकी प्लस अनसर्टेन किसको बोलेंगे हम? जो लास्ट वाली डिजिट होगी आपकी वो अनसर्टेन है आपकी। क्लियर? रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट, इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? अब रूल्स ध्यान से देखो, रूल से समझ में आ जाएगा हमें कैसे डिसाइड करना है। पहले तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सपोज आपके पास कोई नंबर है 1.47805, तो जो भी नॉन जीरो है यहां पे वो सारे सिग्निफिकेंट है। पहला रूल आपका क्या हो गया? ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट्स। ऑल नॉन जीरोज नंबर्स आर सिग्निफिकेंट्स। दूसरा, जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट। क्लियर? यानी एक तो पहले आपके जो नॉन जीरो नंबर है वो सिग्निफिकेंट है, और दूसरे जो जीरोज जो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं उन्हें आप सिग्निफिकेंट कहोगे। थर्ड आपका बेटा जितने भी नंबर, सपोज अगर आपका नंबर लेस देन 1 है, अब अलग से देखो, अगर कोई नंबर सपोज 0.00515 है तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बोली जाएंगी? 3। कैसे? नॉन जीरो वाले तो सिग्निफिकेंट है आपके। देखो अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो जितने भी राइट ऑफ द डेसिमल है वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। जीरो जो आपके पहले आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ उनको सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। फोर्थ आपका रूल, अगर सपोज क्या हो जाए कि आपका जो कोई भी नंबर बहुत बड़ा है, सपोज 1230000 विदाउट एनी डेसिमल प्लेस, कोई भी एक ग्रेटर नंबर हमने लिख दिया ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल प्लेस, तो उसमें जो जीरोस लास्ट में आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? अगेन इनसिग्निफिकेंट। तो हमारे इसमें सिग्निफिकेंट सिर्फ यही 3 रहेंगे। आया समझ में? कौन कौन से? 1 2 3, तो ओनली 3 सिग्निफिकेंट होंगे, लास्ट वाले नहीं होंगे। क्लियर? बट अगर यही चीज क्या होती, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर सपोज 3.500 लिखा है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है बताओ? इसमें 4 सिग्निफिकेंट है आपके। यानी अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर है और उसके बाद जीरो आ रहे हैं आपके तो वो सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के बाद कोई नंबर है और फिर जीरो आ रहे हैं तब हमें सिग्निफिकेंट लेना है, इसमें नहीं लेना था, इसमें लेना है। ऐसे 0.06900, इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 4। ये वाले हमें काउंट नहीं करने, ये करने, और साथ में इसके पीछे वाले भी काउंट करने हैं। तो ये 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। आया समझ में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिसाइड करना है? क्लियर है ये चारों रूल? पहला क्या? 5 रूल आपके टोटल। पहला, जितने भी नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। सेकंड, जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस वो सिग्निफिकेंट है। तीसरा, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो जहां से वो नंबर स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली नॉन जीरो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, वहां से आपके सिग्निफिकेंट है। अब चाहे 5 के बाद 0 आ रहा होता वो सिग्निफिकेंट बन सकता था, बट पहले वाले जितने भी जीरोस है लेफ्ट साइड में वो इनसिग्निफिकेंट हो गए। क्लियर? फोर्थ, कोई बहुत बड़ा नंबर है, क्लियर, तो उसमें जितने भी ट्रेलिंग जीरोस है, ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट, वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी वो हम सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। फिफ्थ,
डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है और फिर ट्रेलिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। क्लियर? इनमें और इसमें फर्क देख लेना ध्यान से। क्लियर हो गए पांचों पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर्स के? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन चार टाइप के होते हैं, क्या क्या? एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम एक जैसा मान सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये दोनों एक जैसे टाइप के हो गए। क्लियर है? तो वैसे अलग अलग ही, बट यहां पर हम इन दोनों को एक और इन दोनों को एक मान रहे हैं। क्लियर? तो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम एक रूल यूज करेंगे और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अलग रूल यूज करेंगे। ध्यान से देखो क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। अब सपोज अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है दो नंबर्स का, सपोज पहला नंबर है 0.582300, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बताओ? 6 है। क्लियर? और एक हमारे पास नंबर है 3.7904, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। तो जब अब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, हमें क्या करना है? डेसिमल के बाद नंबर्स देखने कितने हैं, वो दोनों में नंबर सेम होने चाहिए, तब उन्हें हम ऐड कर पाएंगे। क्लियर? तो हमें इन्हें ऐड करना है तो हम इसके पहले 2 जीरोस बढ़ाएंगे ताकि ये इसके बराबर आ जाए। क्लियर? और फिर ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा ऐड होके? 3 + 4 7 0 0, 2 + 0 2, 8 + 9 17, 1 कैरी 6 7 13 4। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई आपकी? 7। क्लियर? तो इतने में ही रखना है। अभी हम क्या पीछे के जीरो हटा सकते हैं? नहीं। क्लियर? क्योंकि हमारे वो बड़ी वाली में थे, यानी हमारी मेजरमेंट वहां तक गई है। अगर हम हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये लेस प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, हम यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर कम नहीं कर सकते एडिशन सब्ट्रैक्शन में। नाउ अब इसी चीज को अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखें तो ध्यान से देखो, सपोज हमें 1.43 है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इसको मल्टीप्लाई करना है सपोज 1.1 से, तो बताओ कितना आ जाएगा? अब पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कितनी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है। मल्टीप्लाई करके बताओ पहले तो कितना आएगा जल्दी। 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल नहीं पता है वैसे? क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 3751। अब इसमें 2 डेसिमल, इसमें एक, इसमें तो 3 डेसिमल प्लेस हमने इसमें लगा दिए। ठीक है, यहां तक आया। बट क्या ये आंसर हमारा फिजिक्स में सही है? ये बताओ, फिजिक्स की टर्म्स में क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं क्यों बोल रहे हो? क्यों राउंड ऑफ करें? मैथमेटिकली तो हमने ये निकाला आंसर। क्या रीजन है? प्रॉपर रीजन बताओ कि हम फिजिक्स में राउंड ऑफ क्यों करते हैं। देखो, आप मेजरमेंट लेने गए, 1.43 आप किसी की मेजरमेंट लेके आए, फिर एक और कोई चीज थी उसकी मेजरमेंट लेके आए, दैट इज 1.1। ठीक है, अब उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट करके आपके पास, इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी? 3। इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। ठीक है, तो अब आप मेजरमेंट कर, वो मल्टीप्लाई करके क्या सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ सकती हैं? आपकी जो मेजरमेंट की वैल्यू है वो कम जरूर हो सकती है, पर उससे बढ़ नहीं सकती कभी भी। मतलब लेस प्रिसाइज हो सकता है, बट उससे ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता कैलकुलेशन से। तो आपको इसको किस में रखना पड़ेगा? मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्लियर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाने के लिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.6 आएगा। 1.573 है। क्लोजर किसके? 1.5 के, 1.6 के, तो 1.6 रखेंगे इसे। हाँ
ठीक है, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास वहां पे अवेलेबल है उसमें हमें रखना है। क्लियर, आई बात समझ में? तो कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर रहे हैं, चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो चाहे कितना भी हो, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिसकी ऑब्जर्वेशन की है उसमें हमें अपना आंसर रखना है। क्लियर हुआ? ठीक है, और राउंडिंग ऑफ के लिए अब देखो ये चीज क्लियर है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखनी है, डेसिमल प्लेसेस देखने हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए इसमें राउंड ऑफ होगा, अगर आपकी वो लीस्ट हो जाएगी तो फिर राउंड ऑफ कर सकते हैं हम उसे, ठीक है, बट जनरली नहीं होगा। वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपका राउंड ऑफ नहीं होगा क्योंकि आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बराबर करनी है, ठीक है। इसमें भी आपका एडिशन तो पहले ये होगा, उसके बाद आपका क्या करना होगा, देखो कि लीस्ट डेसिमल प्लेस में रखना है। अब इसमें कितने प्लेस थे? 4, इसमें 6 थे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.3727। ठीक है, आइए बात समझ में। इसमें आपका डेसिमल प्लेस का काउंट करना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस होने चाहिए, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, ये फर्क है दोनों में। अब इसमें देखो, पहले वाले में कितने डेसिमल प्लेस थे? 6 थे। दूसरे वाले में कितने डेसिमल प्लेस थे? 4। पहले 4 थे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह रहा, डेसिमल प्लेस, ठीक है, 4 थे, तो आपका डेसिमल प्लेस 4 मिनिमम रहने चाहिए। क्लियर? 4 से ज्यादा नहीं होंगे। तो अब 4 से ज्यादा अगर कुछ होता तो हम उसे राउंड ऑफ कर देते थे, ठीक है। यहां पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है आपको कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी, उसमें आपको अपना आंसर लाना है, ठीक है। नाउ अब राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन वाली, अब जैसे हमने यहां पर भी किया 1.573 को हमने राउंड ऑफ कर दिया किसके? 1.6 के। तो हमें क्या करना है, हमें जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट वाली को देखना है। अगर वो 5 से बड़ी है तो ये नंबर +1 हो जाएगा। अगर हमारे पास 1.543 होता तो ये राउंड ऑफ होके 1.5 आता। क्लियर हुआ यहां तक? बट अगर ये 5 होता फिर हम क्या करते बताओ? अब ये 1.5 होता या 1.6 होता? अब इसका ध्यान से देखना, एक सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स की टर्म्स में ये है कि उससे पहले वाले नंबर को देखो, यानी जिसको आप राउंड ऑफ करने वाले हो। अगर ये नंबर आपका 5 आ जाता है तो आप क्या करो, वापस इस नंबर को देखो। अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो इसमें +1 कर दो, तो क्या बन जाएगा? 1.6। अगर ये सपोज 1.45 होता, यानी अगेन हम यहां पे 5 को देख रहे हैं, बट अब इस कंडीशन में क्या है, ये इवन है। अगर इवन है तो हमें +1 नहीं करना, वही का वही रखना है, यानी 1.4 आएगा। ध्यान से देख लो ये चारों चीज बेटा। अगर जिसको राउंड ऑफ करने जा रहे हो आप, उसके नेक्स्ट वाले को देखा, अगर वो 5 से बड़ा है तो वहां पे +1 कर दिया, अगर 5 से छोटा है वही का वही रख दिया। अगर 5 है तो वापस हमने उसके पीछे वाले नंबर को देखा, अगर वो ऑड है तो +1 कर दिया, इवन है तो वही का वही छोड़ दिया। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल 13 में हमें दिया हुआ है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर, ठीक है, साइड आपकी ये। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको निकालना है, ठीक है, टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितनी है? 4, ठीक है, तो आपको आंसर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना है। यानी मैथ्स तो अलग चीज है, यहां पर आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी आंसर देना है सिग्निफिकेंट फिगर में। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, क्या है? क्यूब है ना ये, अच्छा, तो सीधे 6a²। क्यूबॉइड होता तो 12b + bh + hL होता,
क्लियर? तो 6 इंटू 7.203 का होल स्क्वायर। तो पहले इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लोगे आप, इंटू 6 कर लोगे। जो भी पहले बड़ा नंबर बना लो अपने आप, पहले से हमें नहीं करना राउंड ऑफ, पहले आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद फिर आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां पर लेनी है, ठीक है? चाहे उसके अंदर डेसिमल इंक्लूड हो या ना हो, जरूरी नहीं है। क्लियर? आगे समझ में? इसी तरह वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, तो इसको 7.203 का होल क्यूब निकालेंगे। और अगेन वही चीज, क्यों? क्योंकि हम देखो मल्टीप्लाई वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है? इसमें कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल यूज होगा? मल्टीप्लीकेशन वाला ही, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है? नाउ उसके बाद एग्जांपल 14th में भी यही आपका क्या गिवन है? 5.74 ऑफ अ सब्सटेंस। मास आपको गिवन है कितना? 5.74 ग्राम, ठीक है? डेंसिटी आपको गिवन है कितनी? सॉरी, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना गिवन है? 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? अब डेंसिटी पूछिए आपसे, सो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है अब यहाँ पे, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए रूल सेम है। क्लियर? तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? वॉल्यूम में, दैट इज 2। तो हम पहले डिवाइड करेंगे, पूरा प्रॉपर डिवाइड करने के बाद आंसर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। यानी 5.74 डिवाइड बाय 1.2 किया, सपोज डिवाइड किया, इंटू 10 आ गया, और यहाँ पे अपॉन 100 आ गया। 1 0 यहां से कैंसिल आउट, 12 से कट होता है ये, या 2 से करा पहले हमने, सपोज 6, कितना आ गया? 2 8 7, ठीक है? तो 287 अपॉन 60, क्लियर? तो 287 अपॉन 60 अगर हम कर रहे हैं, कितना आ जाएगा? 4 पे 240, कितना रिमाइंडर बचा? 47, 470 बन गया, 67 जा 420, 50 बचा 500, अगेन कितना आ जाएगा? 8 पे, तो 4.78। देखो अभी हमने पहले 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल लिया, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गई हमारे पास। अब हमें इसे राउंड ऑफ करके लिखना है। देखो अगर आप 2 पे ही छोड़ दोगे तो अभी देखो, अभी आपको पता चल जाएगा गलत होता आपका आंसर। अगर आप 4.7 पे ही इसे छोड़ देते कि हमारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई, तो गलत होता। क्यों? क्योंकि अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करके इसको क्या लिखा जाएगा? 4.8। अब ये हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर है। अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी है, तो गलत हो जाएगा आपका। क्लियर? तो पहले आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? सो डायमेंशंस क्या है आपकी, कि जैसे सपोज अभी हम बात कर रहे हैं स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं, क्योंकि वो अनसर्टेन, वो उस पे है ना, एरर्स पे, तो एरर्स का टॉपिक हट गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर से भी हट गया ना, ठीक है? स्पीड का फॉर्मूला जैसे आपका क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ, ठीक है? तो अब इसको अगर हमें डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, डायमेंशन में कन्वर्ट करना मतलब इनकी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनमें कन्वर्ट करना, तो स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ और टाइम माइनस 1। अब इसमें मास नहीं है तो 0। जनरली हम 3 चीजें दिखाते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मास की कोई भी रिलेट नहीं है, स्पीड मास से रिलेट नहीं है, तो उसकी पावर 0 हो गई। लेंथ की पावर क्या है? 1, और टाइम की पावर -1। क्यों? क्योंकि टाइम डिवाइड में आ रहा था आपका। क्लियर हुआ? डायमेंशंस, किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको डायमेंशन निकालनी है तो उसके फॉर्मूले को कन्वर्ट करो उनकी फंडामेंटल यूनिट्स में। उसके फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करो? फंडामेंटल यूनिट्स में, और फिर उसकी फंडामेंटल यूनिट्स में पावर की फॉर्म्स में दिखाते जाओ। अब सपोज हम बात करते हैं, आगे चलो, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद करो 9th में पढ़ा होगा आपने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि सिंपली वेलोसिटी अपॉन टाइम।
क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी करोगे तो आपकी यूनिट तो वेलोसिटी की रहेगी ना, क्लियर। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी खुद क्या है, एक टाइप ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड विद अ गिवन डायरेक्शन, क्लियर। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं फर्दर, लेंथ अपॉन टाइम। स्पीड आपकी क्या लिख सकते हो, लेंथ अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को भी हमने लिखा लेंथ अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखो नीचे टाइम क्या हो गया, 2 बार आ गया, तो यानी लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशन क्या बनेगी अब एक्सेलरेशन की, m 0 है, l 1 है और t -2, क्योंकि t डिवाइड हो रहा है आपके दोनों। तो ये बन गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। आया समझ में डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाना है, क्लियर, याद रहेगा। तो किसी भी क्वांटिटी का, बड़ी से बड़ी क्वांटिटी का आपको क्या याद रखना है, एक तो फॉर्मूला याद रखना है और उसको उसकी फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करते जाओ। ये मैंने वैसे आपको जैसे करके दिखाया वेलोसिटी का लेंथ अपॉन टाइम। अब डायरेक्ट इसका वेलोसिटी का अगर आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, सीधा वहां पुट कर दो और अपॉन में एक टी और बढ़ गया। तो देखो LT -1 आया यहाँ पे, वहां पे LT -2 हो गया। अब इसी से अगर हम आगे बढ़े, फोर्स का आप सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का आपको पता है, मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का LT -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनल फोर्स का क्या बन गया, MLT -2, यानी कि। और पावर में अगर प्रॉपर दिखाना है तो अगर कुछ पावर नहीं है तो वहां पे 1 शो करते हैं ना, अगर वो क्वांटिटी नहीं होती तो 0 शो करते। हाँ ठीक है, वैसे आपको पावर शो करना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 T -2 हो गया, क्लियर हो गया यहां तक डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर है। अब इसको जब हम प्रॉपर लिख रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कर लिया, क्लियर। नाउ इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन का क्या मतलब होगा बताओ। नॉर्मल सी बात है, इक्वेशन मतलब क्या होता है, जहां इक्वल्स टू आ गया वहां पर इक्वेशन बन गई। यानी अब हमने स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, सपोज मान लो v से, ठीक है। अब स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, LT -1। तो अगर स्पीड को हम डायमेंशनल को आपस में इक्वल कर देंगे तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गई आपकी, क्लियर। एक्सेलरेशन का ए का क्या निकला, LT -2। तो ये आपकी डायमेंशनल इक्वेशन हो, फॉर्मूला इक्वेशन हो गई, क्लियर। कि उसके सामने उसकी जो भी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है हमने उसको लिख दिया, क्लियर। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये हमारी यूज कहां हो रही है, हमारा फायदा क्या है इन चीजों को निकालने का, बताओ क्या लगता है तुम्हें, कहां यूज आ सकती है, क्यों निकाल रहे, पहले क्यों नहीं बताया गया था 9th 10th में। अभी आप सबने बोला भी था एक वर्ड, याद करो, अभी अभी स्पीड और वेलोसिटी क्या है, सेम चीजें। तो ये पता कैसे चला, दोनों का डायमेंशन निकाल के देखो, सेम है। आई बात समझ में, जिन जिन क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो जाएगा वो क्वांटिटी आपस में भी तो सेम हो जाएंगे ना। बस स्पीड और वेलोसिटी में अब डिफरेंस क्या रह गया, डायरेक्शन का, क्लियर। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। अब कोई भी मैंने आपको इक्वेशन बोल दी, आपको चेक करना है कि वो इक्वेशन सही है या गलत है, क्लियर। तो वो आप डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे चेक कर सकते हो। सपोज आप सबने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है याद करो, याद है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था 12mv²। याद है, कुछ नहीं याद है, पोटेंशियल एनर्जी का mgh,
ठीक है, अब ये है दोनों ही क्या, एनर्जी, बट फॉर्मूले अलग अलग है। और एनर्जी किसके इक्वल होती है? आवाज आई किसी की? नहीं आई। एनर्जी किसके इक्वल होती है? वाह, एनर्जी फोर्स के इक्वल होती है। एनर्जी इक्वल होती है हीट भी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ना, तो इक्वल कैसे हुई? एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन के, जितना खाओगे उतना ही तो काम करोगे, एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम कहां से करोगे? ठीक है, तो एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? हाँ, जो पहले बच्चे क्लासेस अटेंड कर चुके हो, फॉर्मूले याद करने को बोले थे, वर्क डन का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह रिवीजन चल रहा है ना 9th क्लास का। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे एनर्जी तो बेटा वापस वर्क डन के बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? सोचो, फोर्स का अभी तक हमने डिस्कस किया, क्या बन रहा था? फोर्स का भी बनाया था mlt-2, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का L, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? ml2t-2। ये होता है आपका वर्क डन का, विच इज फर्दर इक्वल्स टू एनर्जी। यानी एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा। यहां तक क्लियर है? अब हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो अगर इनका डायमेंशनल यही आ जाए तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। करेक्ट किस बेसिस पर है? डायमेंशनल की बेसिस पे करेक्ट है। किस बेसिस पे करेक्ट है? डायमेंशनल के बेसिस पे करेक्ट है। 1/2 की जगह 5/2 होता तब भी हमारा करेक्ट निकलेगा डायमेंशनली, हमें क्या पता वहां पर क्या नंबर है। ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट हम बोल सकते हैं फॉर्मूले को। क्लियर? अब देखो चेक कैसे कर रहे हैं। पहले तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशनल तो हमें पता है क्या होगी, ml2t-2, हाफ mv² की निकालनी है, जिसमें से हाफ तो कांस्टेंट है आपका, उसकी तो डायमेंशन होगी नहीं। ठीक है, नंबर्स की डायमेंशंस नहीं होती। मास m की मास हो गई, v क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी की lt-1, और उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो lt-1 का स्क्वायर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। सो m इसका स्क्वायर किया तो l2t-2, और इनको आपस में एक साथ कर दिया तो फाइनली आपकी हाफ mv² का डायमेंशन ये बन गया। क्लियर? हाफ बेटा फॉर्मूले में, हम यहां पे क्या चेक कर रहे हैं? ओनली डायमेंशनल। क्लियर? उनकी डायमेंशन चेक कर रहे हैं। अब हाफ की जगह हम 10/2 भी लिख दें, 15/2 भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है फॉर्मूला। क्लियर? बट अगर हाफ mv होता सिर्फ तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट नहीं होता। अब देखो, अब इस बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला 50% करेक्ट है। 50% इन द सेंस कि डायमेंशनली तो करेक्ट है, नंबर्स का हमें नहीं पता। बट अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, फिर तो चाहे वहां पे हाफ ही क्यों नहीं हो या कुछ और क्यों नहीं हो, वो तो गलत ही है। अगर किसी की डायमेंशन ही नहीं मैच कर रही, आपने मुझसे 100 रुपए लिए बट बोल दिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या वो बराबर हो सकते हैं? कभी कंपेयर ही नहीं किए जा सकते। क्लियर? आई बात समझ में? तो वो डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो गया, तो वो फॉर्मूला तो कभी वैलिड हो ही नहीं सकता। इसी तरह अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी का भी चेक करें तो अगेन m, मास का m हो गया, g क्या होता है? अच्छा याद करो, यहां पे g क्या होता था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे आता है, उसकी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ की वजह से लग रही है। क्लियर? तो उसकी डायमेंशन क्या होगी जो एक्सेलरेशन की होती है? दैट इज lt-2। और h क्या है? हाइट, हाइट मतलब लेंथ। क्लियर? तो ये भी मल्टीप्लाई हो गई इनमें। क्लियर? तो फाइनली क्या बनेगा? ये
Ml2T-2, यानी इसमें भी ये क्या है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है एनर्जी के। क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट है एनर्जी के। आया समझ में? अब यही चीज हमारी डिसएडवांटेज में भी जुड़ जाएगी। एडवांटेज क्या हो गया, हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हम फॉर्मूले को करेक्टली चेक नहीं कर सकते कि उसमें जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है वो सही है कि नहीं है। क्लियर? हमने फॉर्मूला डायमेंशनली तो चेक कर लिया बट कंप्लीटली चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे भी डायमेंशनल लेस आ जाएगा, सपोज हम पाई क्यों नहीं लगा दें, यहाँ पे पाई भी एक डायमेंशन लेस है आपका। क्लियर? तो आपका कुछ आंसर चेंज हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला फुल्ली करेक्ट है कि नहीं वो हम चेक नहीं कर सकते, हम सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो पहला ये चीज। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, तो पहला एग्जांपल तो क्लियर हो गया कि पहला हम डायमेंशनली कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमारा फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है डायमेंशनली। क्लियर? सेकंड चीज है आपकी डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, कि सपोज आपको, अब मैंने बोल दिया देखो कोई टाइम पीरियड है, ठीक है, एग्जांपल 2.17 देखो, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। चलो 2.17 एग्जांपल, आपका क्या गिवन है, यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है, उसमें बॉब अटैच्ड है, ठीक है, स्ट्रिंग से ऑसिलेट कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? पेंडुलम आप सबने देखी है, ठीक है। अब उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तीन चीजों के। पहला डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, कैसे डिपेंड करता है वो हमें नहीं पता, तो हमने रेज टू पावर ए यूज कर लिया, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है, मतलब दूसरी चीज दैट इज मास ऑफ द बॉब, कैसे डिपेंड करता है अगेन हमें नहीं पता, तो हमने पावर बी ले लिया वहां पे। तीसरी चीज क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी आपका कैसे डिपेंड करता है अगेन हमें नहीं पता, रेज टू पावर सी ले लिया हमने। यहां तक क्लियर है? टाइम पीरियड आपका तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे डिपेंड कर रहा है वो हमें नहीं पता, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनवर्सली हो, इसलिए हमने रेज टू पावर यूज कर ली ए, बी और सी। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, एक साथ हमने इनको कंबाइन कर दिया, सो टाइम पीरियड का फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, एल रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी, जी रेज टू पावर सी। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो आप सबको पता है वहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पर हमने के ले लिया और के को हम मान रहे हैं क्या, डायमेंशनल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। के को क्या मान रहे हैं, क्योंकि अगर के की भी डायमेंशन होगी तो वो हमें नहीं पता के क्वांटिटी क्या है। क्लियर? के तो हम के को क्या मान रहे हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, कि के आपका सिर्फ नंबर है, लाइक 1/2 या 5/2 या कुछ भी हो। क्लियर? यानी उसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है कि इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर? सो अब हम यहाँ पे डायमेंशन दोनों तरफ की इक्वेट करेंगे। ये क्या चीज है आपके पास, टाइम पीरियड, तो इसकी डायमेंशन टी ओनली। एल क्या है आपका, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन एल, ठीक है। के की तो है नहीं, के हमने छोड़ दिया, एल की पावर ए। एम क्या है, मास, मास की डायमेंशन एम रेज टू पावर बी। जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी डायमेंशन एल टी -2, एक्सेलरेशन की बेटा जो होती है रेज टू पावर सी। यहां तक क्लियर? श्योर? नाउ अब इसको हमने एक साथ कंबाइन कर रहे हैं बेटा, देखो m यहां पर सिर्फ एक में ही है, दैट इज m की पावर क्या है, b, l की पावर a यहां पर, और यहां से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर c आ जाएगी उसकी, और अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी,
ऐड, तो एल की पावर ए प्लस सी बन जाएगी। उसके बाद टी की पावर -2c, टी की पावर -2 है यहां पे, उसकी होल पावर c, तो -2c बन गई। यहां तक क्लियर है? और डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा ब्रैकेट में रखना है बेटा ऐसे। यहां पर क्या है देखो, अब यहां पर अगर हम तीनों चीज लिखे तो m और l तो नहीं है, तो उनकी पावर 0 लिखेंगे और t की पावर 1 लिखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? l की पावर a है और यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, l की पावर c बन जाएगी। अब ये सब क्या हो रहे हैं आपस में? मल्टीप्लाई। तो पावर क्या हो जाएगी आपस में? ऐड, so l की पावर a प्लस c बन गई। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ इसके बाद अगर अब हम देखें, अब हमें पावर क्या करनी है? कंपेयर करवानी है। m की पावर वहां पे 0 थी और यहां पर b, तो 0 इक्वल्स टू b हो गया पहले तो आपका। क्लियर? जब हमने m की पावर कंपेयर करवाई, तो l की पावर कंपेयर करवाएंगे तो क्या होगा? 0 इक्वल्स टू a प्लस सी। और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? 1 इक्वल्स टू -2c। तो c यहां से हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? c इक्वल्स टू -1/2। क्लियर? अगर c -1/2 है तो a क्या होगा आपका? a -हाफ इक्वल्स टू 0, सो a इक्वल्स टू हाफ। यहां तक समझ में आया? श्योर? a आ गया आपका कितना? हाफ, और b आ गया 0 और c आ गया। क्लियर? ए बी सी तीनों आ गए आपके, a हाफ, b 0 और c -हाफ। अब टाइम पीरियड का हमें वापस प्रॉपरली फॉर्मूला लिखना है कि क्या होगा। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका ये था कि l की पावर a, l की पावर a मतलब l की पावर हाफ, m की पावर 0 और g की पावर अगेन हाफ, सॉरी -1/2, c की वैल्यू -1/2। यहां तक क्लियर हुआ? अब अगर c की वैल्यू माइनस में आ रही है, अगर किसी की पावर नेगेटिव है, तो हम उसे क्या करते हैं? पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल। ठीक है? तो क्या बन जाएगा? t इक्वल्स टू k, और किसी की पावर 0 तो वो तो हट जाएगा, तो और 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। क्लियर? तो हम L/G लिख रहे हैं, k √L/G। आई चीज समझ में नहीं आई? देखो, G नीचे आना था वो क्लियर है, दोनों की पावर 1/2 है, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। L और G दोनों ही आपके स्क्वायर रूट के अंदर आ गए। और एक्चुअल में आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पेंडुलम का यही होता है, 2π √L/G। यानी यहां पे जो k आपका है वो 2π होता है एक्चुअल में। ठीक है? ये फॉर्मूला खैर आपको नहीं बनाना, आपका यही आंसर आ गया। ठीक है? तो डायमेंशनल के फायदे भी और नुकसान भी बता दिए। एडवांटेज क्या हो गया? हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। डिसएडवांटेज क्या है कि जो डायमेंशन लेस वैल्यू हम उनको नहीं डिराइव कर सकते, हमें नहीं पता वो k की वैल्यू क्या होगी वहां पे। क्लियर? तो दो चीजें जो हम डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं, एक तो कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल। सेकेंड, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? अब लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन देखो बेटा, पेज नंबर 34 पे हमें बेसिकली क्या क्या मिल गया? देखो, लिमिटेशन वही हो गई आपकी कि अब आपका देखो v इक्वल्स टू u प्लस एटी। क्या ये वाला फॉर्मूला इससे डिराइव कर सकते हैं हम कभी? बताओ, इस वाले तरीके से जो हमने किया नहीं कर सकते। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं आपके, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि v इक्वल्स टू u आ जाएगा सीधा हमारे पास, क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम है, डायमेंशनल इन दोनों के सेम है, तो v इक्वल्स टू u आ जाएगा, या v इक्वल्स टू 80 आएगा। प्लस में नहीं आ सकता, प्लस में आपका देखो ना बन ही नहीं सकता कभी भी, प्लस कहां शो करोगे? समझे? मल्टीप्लाई में जितने मर्जी आ जाए, प्लस में नहीं आ सकता कभी भी आपका। क्लियर? तो ये वाले क्वांटिटीज आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर?
डायमेंशनल वैलिडिटी बता सकता है आपका ये फॉर्मूले की, बट एग्जैक्ट रिलेशनशिप डिराइव नहीं करा सकता। क्लियर, एग्जैक्ट फॉर्मूला आपका चेक नहीं हो सकता। जैसे अभी हमने काइनेटिक एनर्जी वाला किया था हाफ mv², ठीक है, वो एग्जैक्टली वही है, वो चेक नहीं हो सकता आपका। क्लियर, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। अब स्पीड हो या वेलोसिटी हो, उसके बीच में डिस्टिंग्विश भी हमें नहीं पता चल पाएगा। क्लियर, आ गया समझ में? तो ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, बाकी सारे आपके इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है।